नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जिसमें जीन पियाजे को मैंने क्या किया है, समाहित किया है। और टेट में आपके हूबहू ऐसे ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपके आ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जीन पियाजे के बारे में पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में जानना है हमारा क्या है कि 20वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे ने मानव विकास तथा किशोरावस्था का क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये जो जीन पियाजे थे, ये सबसे पहले बिने के साथ मिलकर उनकी जो लेबोरेटरी थी वहाँ पे मानव के संज्ञान विकास यानी मानसिक विकास का, बुद्धि का विकास का क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात ये क्या करते हैं, बिने की लेबोरेटरी को छोड़कर क्या होते हैं, जेनेवा चले जाते हैं। और जेनेवा में उन्होंने क्या करते हैं, जेनेवा लेबोरेटरी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और सन 1923 में द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की क्या करते हैं, रचना करते हैं। ठीक है साथियों, इन्होंने जेनेवा में लेबोरेटरी की क्या किया, स्थापना की। और सन 1923 में द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की क्या की, रचना की। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये स्वयं के पुत्र लारेंट व पुत्रियों जैकलिन व ल्यूसिन पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किस चीज से संबंधित, संज्ञान विकास से संबंधित, यानी बालक का जो मस्तिष्क होता है कैसे कैसे विकसित होता है। ठीक है साथियों, बालक का जो मस्तिष्क होता है वो कैसे कैसे विकसित होता है, उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है साथियों, तो इनके स्वयं के पुत्र थे और स्वयं की पुत्रियां थी। ठीक है, पुत्र आपका लारेंट था, पुत्रियां थी आपकी क्या, जैकलिन, ल्यूसिन। और ल्यूसिन पर क्या किया था, अध्ययन किया था। ठीक है साथियों, तो जैकलिन और ल्यूसिन पर। ठीक है, तो निस्सर महोदय ने क्या किया था, आपका एक परिभाषा दिया है। निस्सर महोदय ने एक परिभाषा दिया है, आपका क्या, संज्ञानात्मक विकास की एक परिभाषा दिया है साथियों। तो क्या परिभाषा दिया है कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। ठीक है, यानी आपका क्या, संज्ञान क्या होता है, संज्ञान वो चीज होती है कि संवेदी सूचनाओं को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनका रूपांतरण करते हैं, उनका विस्तरण करते हैं, संग्रहण करते हैं, पुनर्लाभ लेते हैं, उसके बाद उसका हम क्या करते हैं, समुचित प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी निस्सर महोदय के अनुसार क्या, आपकी संज्ञानात्मक विकास की परिभाषा। ठीक है साथियों, तो अब चलते हैं आपके जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को जान लेते हैं। वो तथ्य ही क्या होते हैं, आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन टेट में आने की उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है साथियों, अब चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम क्या करें, आपको नित नए रोज़ वीडियो देते रहें। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, तो पहले इन्होंने बात किया था संगठन की। तो संगठन आपका क्या होता है, बौद्धिक संरचना का सामान्यीकृत ढांचा, जिसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। बौद्धिक संरचना के सामान्यीकृत ढांचे को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक है साथियों, संगठन के बाद इन्होंने बात की थी किसकी, अनुकूलन की। यानी अनुकूलन क्या होता है, क्वेश्चन बनता है अनुकूलन क्या होता है। तो पियाजे ने कहा कि बालक में जन्म के साथ वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जो क्षमता होती है, जो प्रवृत्ति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी बालक के अंदर क्या होती है, जन्मजातीय प्रवृत्ति होती है बालक के अंदर कि वो क्या करता है, वातावरण में अपने आप को स्थापित कर लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर आपका आता है क्या कि अनुकूलन के क्या होते हैं, दो भाग हो जाते हैं, जिसमें एक आपका क्या होता है, आत्मसातीकरण, या इसे हम सम्मिलन, या इसे हम सात्मीकरण, या इसे हम क्या, समावेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, किसके नाम से, समावेशन के नाम से जानते हैं। तो आपका समावेशन क्या है, तो ठीक है, समावेशन में क्या होता है, इसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान का क्या करता है, सहयोग लेता है। इसमें बालक क्या करता है, समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान का सहयोग लेता है। यदि सिर्फ किसी वस्तु को क्या करता है, उठाकर अपने मुंह में रख लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आत्मसातकरण का उदाहरण मान लेंगे। क्योंकि बालक जो होता है वो क्या होता है, यानी खाने की क्रिया से वो क्या है, परिचित है। ठीक है, खाने की क्रिया से क्या है, परिचित है, इस वजह से उस क्रिया को क्या कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। कोई भी वस्तु देते हैं तो उसको सीधे क्या करता है, मुंह में रख लेता है। ठीक है साथियों, तो इसमें ही क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या बनेगा, कि जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान का सहयोग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम आत्मसातीकरण, ठीक है, सम्मिलन, सात्मीकरण या समावेशन कहते हैं।
ठीक है साथियों। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने बताई थी, ये आपकी क्या होती है, सात्वीकरण या सम्मिलन या समावेशन क्या होता है, जन्म से लेकर क्या होता है, मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है साथियों। फिर दूसरी बात इन्होंने बताया था समायोजन यानी एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई समस्या के अनुसार कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है साथियों। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई समस्या के अनुसार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। ठीक है साथियों। यानी बालक के सामने कभी कभी ऐसी वह समस्याएं आती हैं जिनसे वह परिचित नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना या संप्रत्यय या व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाता है, ताकि वह नए वातावरण के साथ क्या कर सके, समायोजन कर सके। ठीक है साथियों। यानी उदाहरण के रूप में देख लिया जाए कि यदि कोई बच्चा है, वो क्या करता है, कुत्ता क्या होता है, तो डॉग क्या होता है इसको जानता है, परंतु एक बिल्ली के बच्चे को देखकर जब वो क्या करता है, अपने मानसिक संप्रत्यय में परिवर्तन लाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों, समायोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, जिसमें बालक नई समस्या के अनुसार कार्य करता है या अपने स्कीमा में संशोधन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। उसे हम साथियों क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, अगला क्वेश्चन आपका बनता है क्या साथियों, कि अंतःक्रियावादी विचारधारा किसकी है, तो अंतःक्रियावादी विचारधारा किसकी है साथियों, जीन पियाजे की है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला आता है कि जब बालक आत्मसात्करण व समायोजन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। तो साम्य धारण में क्या होता है साथियों, कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थितियां या समस्याएं आती हैं जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ हो, तो उसमें एक तरह का क्या होता है, संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए आत्मसात्करण व समायोजन की दोनों प्रक्रियाएं बालक क्या करता है, एक साथ करता है। यहाँ पे बालक क्या करेगा, आत्मसात्करण व समायोजन दोनों प्रक्रियाओं को क्या करता है, एक साथ करता है। तो दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ करने की विधि को या करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि जब बालक के सामने कोई ऐसी समस्या आए जिसमें क्या हो, उसके क्या मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाए, तब वो क्या करेगा, आत्मसात्करण और समायोजन का सहारा ले, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। ठीक है साथियों। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि स्कीम्स क्या है। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा स्कीम्स क्या है, तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। ठीक है साथियों। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, स्कीम्स कहते हैं। ठीक है साथियों। फिर अगला आता है आपका क्या, ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है साथियों। उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी ऐसी मानसिक संरचना क्या हो, जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनेगा कि क्या, कि ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को क्या करती है, संगठित तथा व्याख्यायित करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है साथियों। उसे क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद फिर क्या होता है, जीन पियाजे जो आते हैं स्कीमा के बारे में बताते हैं। तो स्कीमा भी इनका क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक सरल प्रकार का स्कीमा होता है, एक आपका क्या होता है, जटिल प्रकार का होता है। ठीक है। तो मोटर कार या खिलौने का स्कीमा, क्वेश्चन बनता है आपका, मोटर कार या खिलौने का स्कीमा किस प्रकार का स्कीमा है, तो ये आपका किस प्रकार का है, सरल प्रकार का स्कीमा है। ठीक है। जटिल प्रकार के स्कीमा में क्या होता है, अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये आपका कैसा है, जटिल प्रकार का स्कीमा है। तो दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार का स्कीमा है, तो किस प्रकार का है, जटिल प्रकार का है। या फिर आपका आता है मोटर कार या खिलौने का स्कीमा किस प्रकार का स्कीमा है, तो किस प्रकार का है, सरल प्रकार का स्कीमा है। किस प्रकार का है साथियों, सरल प्रकार का स्कीमा है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला स्टेटमेंट इनका बनता है क्या, कि इन्होंने क्या किया है, अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है साथियों। तो पहली अवस्था है इनकी संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था, जो चलती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी है आपकी प्राक या पूर्व संक्रियात्मक या अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, ये चलती है 2 से 7 वर्ष तक।
तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था, ये आपकी चलती है क्या 7 से 11 वर्ष तक। उसके बाद चौथी अवस्था बताया इन्होंने अमूर्त या औपचारिक अवस्था, जो आपकी चलती है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं इनकी पहली अवस्था से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन इनकी पहली अवस्था से आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था की समय सीमा क्या होती है। तो समय सीमा आपकी क्या होती है, 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है साथियों, संवेदी गामक या इंद्रिय जनित अवस्था की समय सीमा क्या होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है साथियों, फिर आपका आता है कि पूर्व संक्रियात्मक या अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था की समय सीमा कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है साथियों, फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अगला स्टेटमेंट फिर आपका बनेगा क्या कि मूर्त संक्रियात्मक, ठोस, स्थूल, अनौपचारिक अवस्था की समय सीमा क्या होती है, तो 7 से 11 वर्ष तक होती है। कितनी होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट आपका बनेगा कि अमूर्त औपचारिक अवस्था की समय सीमा क्या होती है, 11 से 15 वर्ष होती है। ठीक है साथियों, फिर आपका संवेदी गामक से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाएं बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बालक के अंदर प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो किस अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, यानी बालक को आपने देखा होगा, खिलौना दे दिया होगा, झुनझुने के साथ खेलता रहता है, कुछ देर खेलता है और झुनझुने को क्या करता है, फेंक देता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है, एक ध्वनि निकलती है जिससे उसे क्या होती है, मजा आती है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को जीन पियाजे ने क्या कहा था, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा था। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है दूसरा स्टेटमेंट बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका संवेदी गामक से कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान किस अवस्था में होता है। तो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान संवेदी गामक अवस्था में होता है। कब होता है साथियों, संवेदी गामक अवस्था में होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका स्टेटमेंट बनेगा किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से स्टेटमेंट बनेंगे। ये आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इससे वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, तो क्या क्वेश्चन बनता है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक स्वयं के दृष्टिकोण व दूसरे के दृष्टिकोण में विभेद नहीं कर पाता, किस अवस्था में, तो किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, जीन पियाजे के अनुसार बालक स्वयं के दृष्टिकोण व दूसरे के दृष्टिकोण में विभेद नहीं कर पाता, किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, जीन पियाजे के अनुसार बालक में जीववाद की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, किस अवस्था, तो जीन पियाजे के अनुसार बालक में जीववाद की भावना का विकास कब होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि बालक के अंदर जीववाद की भावना जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आती है, तो किस अवस्था में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, उसके बाद जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक अपने विचार को सही मानता है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपने विचार को सही मानता है, तो किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मानता है। ठीक है, वो अपने विचार को क्या करता है, सही मानता है। ठीक है, यानी सूरज क्या, वो दौड़ता है, सूरज भी उसके साथ क्या करता है, दौड़ता है, कहता है देखो मम्मी सूरज भी हमारे साथ क्या है, दौड़ रहा है। या वो ठोकर खा के गिर जाता है तो सड़क को मारने को कहता है, उसे ऐसा लगता है कि सड़क ने उसे गिराया है। यानी वो अपने हिसाब से इस दुनिया को देखता है, अपने विचारों से इस दुनिया को क्या करता है, देखता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक आत्म केंद्रिता या अह केंद्र को प्रदर्शित करता है, तो किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक आत्म केंद्रिता अह केंद्रिता को प्रदर्शित करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करता है। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट बनेगा आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक गणित का जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता है, लेकिन कहाँ प्रयोग करना है यह नहीं जानता, किस अवस्था में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक क्या करता है, गणित का जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर लेता है, लेकिन उसको कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, क्यों प्रयोग करना है, ये बातें नहीं जानता है। तो बालक किस अवस्था में है, तो बालक किस अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट बनेगा आपका कि सिंबल, चिन्ह या प्रतीकात्मक विचार
जीन पियाजे के अनुसार बालक के अंदर किस अवस्था में आते हैं? तो किस अवस्था में आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि सिंबल, चिन्ह, प्रतीकात्मक विचार जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आते हैं? तो किस अवस्था में आते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट बनता है आपका जीन पियाजे का कि जीन पियाजे के अनुसार बालक में केंद्रीकरण, अपलटन, अनुत्क्रमणशीलता का गुण नहीं पाया जाता। तो किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सीधा यही पूछा जाता है कि केंद्रीकरण का भाव बालक के अंदर जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में पाया जाता है? तो किस अवस्था में साथियों पाया जाता है? आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, फिर अब चलते हैं हम किस पे? मूर्त अवस्था पे, या ठोस संक्रियात्मक में, या औपचारिक अवस्था पे, ठीक है, या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में चलते हैं। ठीक है, जीन पियाजे की तीसरी अवस्था होगी। तो तीसरी अवस्था में इन्होंने क्या बताया है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए पाए जाते हैं? तो किस अवस्था में? मूर्त अवस्था में। मूर्त अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? तरल, ठोस, लंबाई, भार, द्रव्यमान, आयतन, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? समाधान करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक तरल, ठोस, लंबाई, भार, द्रव्यमान, आयतन के बारे में किस अवस्था में जानते हैं? तो किस अवस्था में? मूर्त अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या 7 से 11 की अवस्था में। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट बनेगा जीन पियाजे का आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक वस्तुओं को घटते से बढ़ते क्रम में लगाना किस अवस्था में सीखता है? तो किस अवस्था में? मूर्त अवस्था में। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि बालक जो होता है, एक छोटा सा बच्चा है, वो वस्तुओं को क्या करता है? एक छोटी वस्तु रखता है, एक बड़ी वस्तु रखता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस प्रकार की भावना बालक के अंदर किस अवस्था में विकसित होती है? तो किस अवस्था में? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ठीक है साथियों, फिर अगला स्टेटमेंट आता है साथियों जीन पियाजे का कि पलटावी उत्क्रमणशीलता का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? जीन पियाजे के अनुसार तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, पलटावी उत्क्रमणशीलता का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन बन सका है आपका क्या कि पलटावी गुण की जो भावना होती है बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती है? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट बनेगा आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक के अंदर संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, इन 3 महत्वपूर्ण संप्रत्तियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब होता है साथियों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट बनता है कि संरक्षण का ज्ञान बालक के अंदर किस अवस्था में होता है? जीन पियाजे के अनुसार तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, वस्तुओं में संबंध के बालक कब स्थापित करता है जीन पियाजे के अनुसार? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, या वस्तुओं में वो क्या करता है? वर्गीकरण कर लेता है। वर्गीकरण करने की क्षमता बालक के अंदर विकसित हो जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में विकसित होती है? तो किसमें होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट चलते हैं। आपकी चौथी अवस्था आती है औपचारिक अवस्था। तो औपचारिक अवस्था से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो पहला आपका बनेगा कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिकों की भांति तार्किक सोच वाले हो जाते हैं? यानी जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ये तार्किक सोच वाले कब होते हैं? ठीक है, यानी इनके अंदर क्या होता है? ये चिंतन कब प्रारंभ होता है? तो किस अवस्था में? औपचारिक अवस्था में। ठीक है साथियों, कब प्रारंभ होगा? औपचारिक अवस्था में। नन्हे वैज्ञानिकों की भांति वो कब सोचते हैं? औपचारिक अवस्था में। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट आता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रास्थापनात्मक सोच वाले हो जाते हैं? तो किस अवस्था में? औपचारिक अवस्था में। ठीक है, प्रास्थापनात्मक सोच क्या होती है? यानी वो कल्पना को शब्द देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कल्पना को क्या करते हैं? शब्द देना प्रारंभ कर देते हैं। किसी चीज की कल्पना करते हैं तो उसके बारे में वो क्या करते हैं? बताना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार की भावना बालक के अंदर कब आती है? औपचारिक अवस्था में आती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन बनता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में परिकल्पनात्मक सोच वाले हो जाते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में परिकल्पनात्मक सोच वाले होते हैं? तो किस अवस्था में? औपचारिक अवस्था में। ठीक है साथियों, किस अवस्था में? औपचारिक अवस्था में परिकल्पनात्मक सोच हो जाती है। यानी अगर कोई समस्या उनके पास आती है बच्चों के पास, तो उस समस्या को हल करने के लिए वो क्या करते हैं?
चारों तरफ यानी बहुत से क्या करते हैं, रास्ते ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सोच को हम क्या कहते हैं, परिकल्पनात्मक सोच कहते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार की सोच को हम क्या कहते हैं, परिकल्पनात्मक सोच कहा जाता है। ठीक है, इसे हम अपसारी सृजनात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी समस्या आप बच्चे के पास आएगी तो उसको हल करने के लिए बहुत से रास्तों की क्या करता है, खोज कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की सोच बालक के अंदर कब आती है, आपकी औपचारिक अवस्था में आती है। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान के मध्य का सेतु कहा है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत जो होता है वो तर्क तथा मनोविज्ञान के मध्य का क्या होता है, सेतु होता है, पुल का काम करता है। उसके बाद पियाजे ने 4 समूहों यानी पहचान, निषेध, पारस्परिकता, सहसंबंधनात्मक परिवर्तन की श्रृंखला बताई, जिसके द्वारा क्या होता है, संज्ञान का विकास होता है। यानी बच्चे के अंदर इन 4 प्रक्रियाओं से क्या होता है, बच्चे के अंदर विकास होता है, किसका, संज्ञान का। ठीक है साथियों, तो क्या होता है, पहचान, निषेध, पारस्परिकता, सहसंबंधनात्मक परिवर्तन। ठीक है, इन 4 समूहों से बच्चे के अंदर क्या होता है, उसके संज्ञान का विकास होता है। ठीक है साथियों, उसके संज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद पियाजे ने अधिगम के सिद्धांत में साहचर्य अधिगम का क्या किया था, विरोध किया था, यानी व्यवहारवादियों का इन्होंने विरोध किया था और संज्ञानात्मक विकास पर क्या किया था, बल दिया था। ठीक है साथियों, जैसा आप लोगों को पता है कि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, जिसमें सरकार ने क्या किया है, कोचिंगों को बंद करा रखा है। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें। ठीक है, घर में ये सोचकर ना बैठें कि हम घर में बैठे हुए हैं तो कोई आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो आपको जो भी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं सभी मटेरियल आपको क्या करूँगा, उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है, तो 23 तक संस्थान बंद रहेंगे, तब तक आप लोग क्या है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ाई में कोई भी ढिलाई मत करिए। ठीक है साथियों, बाकी आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे, उनको हल करिएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको हम वाइगोत्स्की के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।